हेलो दोस्तों। सोचो, एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया वॉर की आग में जल रही हो, जब हर तरफ डर हो, बिट्रेयल हो और इंसानियत ऑलमोस्ट खत्म होती हुई लगे। और उसी वक्त एक बेसमेंट ऑफिस में बैठा हुआ एक सिंपल गवर्नमेंट क्लर्क डिसाइड करता है कि वो हिस्ट्री का डायरेक्शन चेंज करेगा। ना उसके पास गन थी, ना पावर थी, ना आर्मी थी, सिर्फ एक पेन और एक कॉन्शियंस। आज की स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिसने रूल्स को तोड़कर नहीं बल्कि रूल्स को बेंड करके हजारों लोगों की जान बचाई। ये कहानी है करेज की, ये कहानी है साइलेंट रिबेलियन की, और ये प्रूफ है कि कभी-कभी सबसे बड़े हीरोज स्पॉटलाइट में नहीं, फाइल्स के पीछे छुपे होते हैं। गेट रेडी, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं द स्वीडिश कनेक्शन, एक ऐसी स्टोरी जो आपको अंदर तक हिला देगी। ये कहानी शुरू होती है 1940 के अर्ली दौर से। जगह है स्टॉकहोम, स्वीडन। पूरा यूरोप वॉर की आग में जल रहा है। एडोल्फ हिटलर की नाजी आर्मी ने पोलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और यूरोप के ऑलमोस्ट हर कोने पर कब्जा कर लिया है। स्वीडन का पड़ोसी मुल्क नॉर्वे भी नाजी कंट्रोल में आ चुका है। और सबसे ज्यादा खौफनाक चैप्टर शुरू हो चुका है, हॉलोकॉस्ट। हर दिन, हर घंटा हजारों और लाखों जूइश लोगों को पकड़कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेजा जा रहा है, गैस चेम्बर्स में मार दिया जा रहा है। दुनिया के लिए शायद ये सिर्फ वॉर है, लेकिन जूइश लोगों के लिए ये सर्वाइवल का सवाल है। अब बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन ने खुद को न्यूट्रल डिक्लेयर कर दिया है, मतलब ना वो एलाइज का साथ दे रहा है, ना नाजीज का। लेकिन न्यूट्रलिटी का एक डार्क साइड भी होता है। स्वीडन रेफ्यूजीज को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि स्वीडिश गवर्नमेंट को डर है, अगर उन्होंने जूइश लोगों को पनाह दी तो हिटलर स्वीडन पर भी अटैक कर सकता है। और इसी पॉलिटिकल प्रेशर और मॉरल कंफ्यूजन के बीच स्टॉकहोम में स्वीडिश फॉरेन मिनिस्ट्री के एक बेसमेंट ऑफिस में काम करता है एक आदमी, गोस्टा एंगजिल। गोस्टा कौन है? कोई सुपर हीरो नहीं, कोई सोल्जर नहीं, कोई रेवोल्यूशनरी लीडर नहीं, बस एक सिंपल ब्यूरोक्रेट, अराउंड 40 साल का, मीडियम हाइट, कार्डिगन पहने हुए, चश्मा लगाए हुए एक शांत आदमी। वो फॉरेन मिनिस्ट्री के लीगल डिपार्टमेंट का हेड है। उसका काम वीजा एप्लीकेशंस रिव्यू करना। रोजाना हंड्रेड्स एप्लीकेशंस आती हैं, लोग जो स्वीडन आना चाहते हैं। गोस्टा और उसकी टीम डिसाइड करते हैं किसको वीजा मिलेगा और किसको रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन हिटलर के पावर में आने के बाद ज्यादातर एप्लीकेशंस जूइश लोगों की होती हैं। डेस्परेट लोग, फैमिलीज, बच्चे, माँ बाप, सब अपनी जान बचाने के लिए एक सेफ कंट्री की तलाश में। और गोस्टा को क्या करना पड़ता है? उनकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट करनी पड़ती हैं। हर एक फाइल, एक एक कागज, एक एक नाम रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, स्वीडन न्यूट्रल रहना चाहता है और जूस को ओपनली शेल्टर देना मतलब हिटलर को प्रोवोक करना। गोस्टा एक बाय द बुक ब्यूरोक्रेट है, रूल्स फॉलो करना उसकी आदत है, रेगुलेशंस उसके लिए सबसे ऊपर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब रूल्स और ह्यूमैनिटी टकराते हैं तो इंसान के अंदर एक वॉर शुरू हो जाती है। गोस्टा के डेस्क पर जो फाइल्स आती हैं वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो जिंदा लोग होते हैं, उनकी कहानियां होती हैं, उनका फ्यूचर होता है। एक तरफ गवर्नमेंट का प्रेशर, दूसरी तरफ इंसानियत की आवाज, और यहीं से शुरू होती है असली स्टोरी। क्या एक सिंपल ऑफिस में बैठा हुआ आदमी बिना बंदूक उठाए, बिना फ्रंट लाइन पर जाए हिस्ट्री बदल सकता है? क्या एक पेन की इंक एक इंसान की जिंदगी बचा सकती है? ये फिल्म सिर्फ वॉर के बारे में नहीं है, ये फिल्म चॉइस के बारे में है। जब दुनिया खामोश हो जाए तो क्या एक आम आदमी खड़ा हो सकता है? और अगर खड़ा होता है तो उसकी कीमत क्या होती है? ये है द स्वीडिश कनेक्शन, एक साइलेंट हीरो की कहानी। और आगे जो होगा वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, प्योर करेज की स्टोरी होगी। गोस्टा कभी सवाल नहीं करते। उनका एक सिंपल रूल है, फाइल देखो, रूल अप्लाई करो, रिजेक्ट करो, नेक्स्ट। उनका ऑफिस बेसमेंट में है, वहाँ सुएज की बदबू आती रहती है। काम बोरिंग है, मोनोटोनस है, कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई रिकग्निशन नहीं। वो सिर्फ एक इनविजिबल गवर्नमेंट क्लर्क है, सिस्टम का छोटा सा पार्ट, रिप्लेसेबल, फॉरगेटेबल। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ चेंज हो जाता है। उनकी टीम में एक नई असिस्टेंट आती है, रूथ वोगल। रूथ यंग है, एनर्जेटिक है, प्रिंसिपल स्ट्रांग है। वो अपने काम को सिर्फ जॉब नहीं समझती, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। जब वो ऑफिस का रूटीन देखती है, रोज के रोज हंड्रेड्स वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रही हैं, डेस्परेट लोगों की रिक्वेस्ट्स इग्नोर हो रही हैं। उसे गुस्सा आता है, सिर्फ गुस्सा नहीं, अंदर से हिल जाती है। एक दिन वो सीधा गोस्टा की केबिन में जाती है। ये क्या हो रहा है? हर दिन इतने एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रहे हैं। ये सिर्फ पेपर्स नहीं है, ये रियल लोग हैं, रियल जिंदगियां हैं, उन्हें हेल्प चाहिए। गोस्टा शांत आवाज में कहते हैं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है।
रूथ तुरंत जवाब देती है, पॉलिसी गलत हो सकती है, हम लोगों को मौत के मुंह में भेज रहे हैं। रूम में साइलेंस छा जाता है। गोस्टा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें ये डायरेक्शन पसंद नहीं, वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते, बस अपना काम करके घर जाना चाहते हैं। लेकिन रूथ रुकती नहीं। रोज नए सवाल, रोज मॉरल डिलेमा, रोज एक चैलेंज। और धीरे धीरे गोस्टा के अंदर डाउट पैदा होने लगता है। फिर एक दिन एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन उनके डेस्क पर आता है। एक नॉर्वेजियन जूइश फैमिली का, हस्बैंड, वाइफ, 2 छोटे बच्चे। नॉर्वे में नाज़ीज ने जूस को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अगर उन्हें स्वीडन एंट्री नहीं देता तो उनका अगला स्टॉप होगा कॉन्सेंट्रेशन कैंप। फाइल के अंदर एक हैंड रिटन लेटर भी होता है। मदर ने लिखा है, प्लीज हमें बचा लीजिए, हमारे बच्चे इनोसेंट है, हम कहीं और नहीं जा सकते, स्वीडन हमारी लास्ट होप है। गोस्टा वो लेटर पढ़ते हैं और पहली बार उन्हें पेपर्स के पीछे के लोग दिखाई देते हैं। उन्हें माँ की आवाज सुनाई देती है। बच्चों का डर महसूस होता है। उस रात गोस्टा घर नहीं जा पाते, वो ऑफिस में ही बैठे रहते हैं। बेसमेंट की खामोशी में सिर्फ एक चीज गूंज रही होती है, स्वीडन हमारी लास्ट होप है। लेटर बार बार उनके दिमाग में रिपीट होता रहता है। और फिर गोस्टा एक डिसीजन लेते हैं। अगली सुबह वो रूथ को अपने केबिन में बुलाते हैं। उनकी आवाज पहली बार थोड़ी हैवी होती है। तुम सही थी, हम गलत कर रहे हैं। रूथ शॉक में उन्हें देखती है। गोस्टा आगे बोलते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्टली गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट गए तो सिर्फ जॉब नहीं, शायद सब कुछ खो देंगे। ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं था, ये एक सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होने की शुरुआत थी। एक आम ब्यूरोक्रेट अब सिर्फ क्लर्क नहीं रहने वाला था। अब उसका पेन किसी की जिंदगी का फैसला करेगा। और यहीं से स्टोरी नेक्स्ट लेवल पर एंटर करती है। क्या गोस्टा रिस्क लेगा? क्या वो सिस्टम को क्वाइटली चैलेंज करेगा या फिर डर जीत जाएगा? आगे जो होगा वो सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान के कॉन्शियस की अवेकनिंग होगी। गोस्टा रुथ की तरफ देखकर कहते हैं, अगर हम डायरेक्टली गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट गए तो हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा और फिर हम किसी की भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। रुथ पूछती है, तो फिर क्या करें? गोस्टा हल्का सा स्माइल करते हैं। वो कॉन्फिडेंट नहीं लेकिन डिटर्मिन्ड लगते हैं। हम रूल्स के अंदर रहकर रूल्स को बेंड करेंगे। हम ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट यूज करेंगे। और यहीं से शुरू होता है एक साइलेंट सीक्रेट मिशन। गोस्टा जानते हैं कि स्वीडिश लॉ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें लूप होल्स हैं, टेक्निकलिटीज हैं। अगर कोई स्मार्ट हो तो वो सिस्टम को ही सिस्टम के अगेंस्ट यूज कर सकता है। स्ट्रैटेजी नंबर 1, स्वीडिश हेरिटेज लूप होल। लॉ कहता है अगर किसी के एंसेस्टर्स में थोड़ा सा भी स्वीडिश ब्लड हो, चाहे दादा, परदादा या कोई पुराना रिलेटिव, तो टेक्निकली वो स्वीडिश सिटीजनशिप क्लेम कर सकता है और स्वीडिश सिटीजन्स को ऑटोमेटिक एंट्री मिलती है। तो गोस्टा हर एप्लीकेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेक करते हैं। अगर कहीं भी एक रिमोट स्वीडिश कनेक्शन मिल जाए, वो उस कनेक्शन को हाईलाइट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं, जस्टिफिकेशन लिखते हैं और वीजा अप्रूव कर देते हैं। सिस्टम के रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं, लेकिन इंसानियत भी बच रही होती है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, ट्रांजिट वीजा ट्रिक। लॉ ये भी कहता है अगर कोई पर्सन स्वीडन से सिर्फ ट्रांजिट कर रहा है, मतलब वो किसी और कंट्री जा रहा है और स्वीडन सिर्फ रूट में है, तो उसे टेम्पररी ट्रांजिट वीजा मिल सकता है। तो गोस्टा क्या करते हैं? जूइश रेफ्यूजीज को ट्रांजिट वीजा इशू कर देते हैं। ऑफिशियल पेपर वर्क में लिखा होता है कि ये लोग किसी और कंट्री जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी, जैसे ही वो स्वीडन पहुंचते हैं, गोस्टा क्वाइटली उनके लिए और डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं ताकि वो स्वीडन में ही लीगली स्टे कर सके। पेपर पर सब लीगल, ग्राउंड पर सब ह्यूमैनिटेरियन। स्ट्रैटेजी नंबर 3, डिलिबरेटली स्लो प्रोसेसिंग। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां डायरेक्ट अप्रूवल सस्पिशियस लग सकता है, तो गोस्टा प्रोसेसिंग को इंटेंशनली स्लो कर देते हैं। फाइल्स एक्सीडेंटली मिसप्लेस हो जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू के लिए भेज दिए जाते हैं, वीक्स फिर मंथ्स गुजर जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद सिचुएशन चेंज हो जाए, शायद कोई नया लूप होल मिल जाए, शायद पॉलिटिकल प्रेशर कम हो जाए। टाइम खरीदना भी कभी कभी जिंदगी खरीदने जैसा होता है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। और फिर वो स्टेप आता है जो सबसे रिस्की है। हाँ, गोस्टा और रुथ फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर्ज्ड आइडेंटिटी पेपर्स, मॉडिफाइड रिकॉर्ड्स, टेक्निकल एडजस्टमेंट्स, सब कुछ केयरफुली, प्रिसाइसली। एक गलती और सब खत्म। ये सिर्फ जॉब का रिस्क नहीं था, ये लीगल एक्शन का रिस्क था, ये नेशनल स्कैंडल बन सकता था। लेकिन हर फॉर्ज्ड पेपर के पीछे एक फैमिली सेफ हो रही थी, हर मैनिपुलेटेड रिकॉर्ड के पीछे एक बच्चा कैंप से बच रहा था। गोस्टा जो कभी सिर्फ एक इनविजिबल क्लर्क था, अब सिस्टम के अंदर एक साइलेंट रेबल बन चुका था। वो हीरो नहीं बनना चाहता था, वो
हेडलाइंस नहीं चाहता था, वो सिर्फ इतना चाहता था जब हिस्ट्री लिखी जाए तो उसका कॉन्शियंस क्लीन हो। और धीरे धीरे अप्रूवल्स बढ़ने लगते हैं, रेफ्यूजी स्वीडन पहुंचने लगते हैं। नाजी प्रेशर के बावजूद एक हिडन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होता है, लेकिन हर सीक्रेट मिशन का एक प्राइस होता है। सिस्टम को कब तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, कब तक कोई सस्पिशियस नहीं होगा, और जब सच सामने आएगा तो क्या गोस्ता बच पाएगा? अब स्टोरी और डेंजरस जोन में एंटर करने वाली है। अब गेम और डेंजरस हो चुकी है। गोस्ता और रुथ सिर्फ वीजा अप्रूव नहीं कर रहे, वो बर्थ सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं, सिटीजनशिप पेपर्स क्रिएट कर रहे हैं, फैमिली रिकॉर्ड्स मॉडिफाई कर रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट जरूरी हो वो अरेंज किया जा रहा है। ये इलीगल है, ये रिस्की है, अगर पकड़े गए तो जेल ऑलमोस्ट कंफर्म है। लेकिन यहाँ सिर्फ करियर दांव पर नहीं लगा, लाइव्स एट स्टेक हैं। धीरे धीरे गोस्ता के एफर्ट्स का रिजल्ट दिखने लगता है। पहले कुछ वीजाज अप्रूव होते हैं, फिर डजन्स, फिर हंड्रेड्स। नॉर्वे से भागते हुए जूइश फैमिलीज को स्वीडन एंट्री मिलने लगती है। फैमिलीज रियूनाइट होती हैं, बच्चे सेफ होते हैं, लोग लिटरली मौत से बचकर निकल रहे होते हैं। लेकिन ये सब इतना स्मूथ नहीं है। पहली प्रॉब्लम, ऑफिस के अंदर ही डाउट। फॉरेन मिनिस्ट्री में सब लोग अंधे नहीं हैं। कुछ कलीग्स को गोस्ता का काम सस्पिशियस लगने लगता है। एक पर्टिकुलर कलीग, स्टाफन शॉस्ट्रम, उसे लगता है कुछ गड़बड़ चल रही है। एक दिन वो गोस्ता को कन्फ्रंट करता है, तुम इतने सारे वीजाज अप्रूव कैसे कर रहे हो? गवर्नमेंट पॉलिसी क्लियर है। गोस्ता बिल्कुल काम टोन में जवाब देते हैं, मैं सिर्फ लॉ फॉलो कर रहा हूँ, स्वीडिश लॉ में प्रोविजंस हैं, मैं उन्हीं को अप्लाई कर रहा हूँ। स्टाफन सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन वो कुछ प्रूव भी नहीं कर पाता अभी तक। दूसरी प्रॉब्लम, नाजी प्रेशर। नाजी जर्मनी को पता चल रहा है कि जूस स्वीडन एस्केप कर रहे हैं। जर्मन डिप्लोमेट स्वीडन गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं, तुम न्यूट्रलिटी का क्लेम करते हो लेकिन हमारे एनिमीज को शेल्टर दे रहे हो। स्वीडिश गवर्नमेंट पहले ही एडोल्फ हिटलर से डर चुकी है। अब नए स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आते हैं, कम वीजाज, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस, ज्यादा स्क्रूटनी। गोस्ता के लिए हर अप्रूवल अब डबल रिस्की हो चुका है। तीसरी प्रॉब्लम, पर्सनल रिस्क। रुथ एक दिन गोस्ता से कहती है, मुझे डर लग रहा है, अगर हम पकड़े गए तो? गोस्ता रुककर कहते हैं, मुझे भी डर लगता है, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये लोग हमारे भरोसे हैं। और वो दोनों अपना काम जारी रखते हैं। अब स्टोरी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। 1942-43 नाजी जर्मनी अपना सो कॉल्ड फाइनल सोल्यूशन अग्रेसिवली इंप्लीमेंट कर रही है, एक सिस्टमैटिक प्लान जिसका एम है सब जूस को एलिमिनेट करना। नॉर्वे में ऑफिशियल ऑर्डर आ जाता है, सारे जूस को अरेस्ट करो। हजारों नॉर्वेजियन जूस डेस्परेट हो जाते हैं। उनके पास सिर्फ कुछ दिन है स्वीडन एस्केप करने के लिए। टाइम उनके अगेंस्ट है, नाजीज उनके पीछे हैं, बॉर्डर्स हेविली मॉनिटर्ड हैं। और स्टॉकहोम के एक बेसमेंट ऑफिस में एक आदमी और उसके असिस्टेंट फाइल्स के थ्रू रेस कर रहे हैं टाइम के अगेंस्ट। अब ये सिर्फ लूप होल्स का गेम नहीं है, ये रेस है डेथ और सर्वाइवल के बीच। क्या गोस्ता इतने लोगों को टाइम पर बचा पाएगा या सिस्टम फाइनली उसे एक्सपोज कर देगा? अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक फाइट नहीं, हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। नॉर्वे से एस्केप करने के लिए लोगों के पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं और गोस्टा के ऑफिस में एप्लीकेशंस की फ्लड आ जाती है। रोज के रोज हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस, डेस्परेट लेटर्स, फोन कॉल्स, रोने की आवाजें। गोस्टा और रुथ दिन रात काम करते हैं। वो बेरली सोते हैं, बेरली खाते हैं, बस फाइल्स, स्टैम्प्स, सिग्नेचर्स, अप्रूवल्स। हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर एक बड़ा झटका, नाजी प्रेशर इतना इंटेंस हो जाता है कि स्वीडिश गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स इशू करती है। गोस्टा के बॉस उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं, अब और कोई वीजा अप्रूव नहीं होगा, दिस इज फाइनल। रूम में साइलेंस छा जाता है। गोस्टा के डेस्क पर अभी भी हंड्रेड्स पेंडिंग एप्लीकेशंस पड़ी हैं। हर फाइल के अंदर एक फैमिली है, हर लेटर के अंदर एक बच्चा है, हर डॉक्यूमेंट के पीछे एक जिंदगी लटकी हुई है। उस रात गोस्टा ऑफिस में अकेला बैठा है, हाथ में एक एप्लीकेशन लेटर पकड़ा हुआ। एक 8 साल के बच्चे ने ब्रोकन स्वीडिश में लिखा है, प्लीज सर, मेरे पेरेंट्स को बचा लीजिए। ये लाइन सीधा दिल पर लगती है। पहली बार ये कंपोज्ड रूल फॉलोइंग ब्यूरोक्रेट इमोशनली ब्रेक हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो फाइनल डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग गोस्टा सीधा अपने बॉस के कैबिन में जाता है, सीधा कहता है, मैं आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करूंगा, मैं वीजाज अप्रूव करूंगा। बॉस शॉक में, तुम अपनी जॉब खो दोगे, तुम पर ट्रीजन का चार्ज लग सकता है। गोस्टा शांत लेकिन फर्म टोन में कहता है, मुझे परवाह नहीं, मैं अब और नहीं रुक सकता। हिस्ट्री मुझे जज करेगी और मैं चाहता हूँ कि हिस्ट्री ये कहे कि मैंने सही किया। ये सिर्फ रिबेलियन नहीं था, ये कॉन्शियंस का डिसीजन था। गोस्टा कैबिन से बाहर आता है, वो रुथ और कुछ सिंपैथेटिक कॉलीग्स को गैदर करता है।
कहता है, हम सब जानते हैं ये गलत है। अगर कोई मेरे साथ खड़ा होना चाहता है, वेलकम है, लेकिन मैं समझूंगा अगर कोई नहीं आना चाहता। आप सबकी फैमिलीज हैं, जॉब्स हैं। सबसे पहले रुत खड़ी होती है, मैं आपके साथ हूँ। फिर एक एक करके और लोग खड़े हो जाते हैं और फिर शुरू होती है एक रियल रेस अगेंस्ट टाइम। गोस्टा और उनकी टीम लिटरली नॉन स्टॉप काम करते हैं। पेंडिंग एप्लीकेशंस प्रोसेस होती हैं, डॉक्यूमेंट्स फोर्ज होते हैं, वीज़ा स्टैम्प्स लगते हैं। हर नॉक पर लगता है शायद सीनियर ऑफिशियल्स आ गए। हर सेकंड में रिस्क डबल हो रहा है, लेकिन हर अप्रूव्ड वीज़ा का मतलब है एक सेव्ड लाइफ। 48 घंटे तक कंटिन्यूअस काम करने के बाद गोस्टा कोलैप्स हो जाता है। एग्जॉस्शन, स्ट्रेस, प्रेशर। लेकिन उसके गिरने से पहले हंड्रेड्स वीज़ा स्टैम्प हो चुके होते हैं, हंड्रेड्स फैमिलीज को एंट्री मिल चुकी होती है। नाजीज बॉर्डर तक पहुंच रहे होते हैं और रेफ्यूजीज बोट्स और ट्रेन्स के थ्रू स्वीडन क्रॉस कर रहे होते हैं। एक बेसमेंट ऑफिस में हुआ ये साइलेंट ऑपरेशन 1000 जिंदगियां बदल चुका होता है। एक आदमी जिसने कभी स्पॉटलाइट नहीं मांगी, हिस्ट्री के पेजेस में परमानेंट इंक से लिखा जा चुका होता है। ये स्टोरी बताती है हीरो हमेशा बैटलफील्ड में नहीं मिलता। कभी कभी हीरो एक डेस्क के पीछे बैठा होता है, एक पेन के साथ, एक कॉन्शियंस के साथ, और जब वक्त आता है वो खुद से पूछता है, मैं किस साइड पर हूँ। और गोस्टा ने अपनी साइड चूज कर ली थी। गोस्टा 48 घंटे कंटिन्यूअस काम करने के बाद फ्लोर पर गिर जाते हैं। रुत तुरंत उन्हें संभालती है। बस बहुत हो गया, अब रुक जाइए। गोस्टा बेरली कॉन्शियस है, आंखें आधी बंद। वो धीरे से पूछते हैं, कितने अप्रूव हुए? रुत की आवाज हिल रही होती है, 900 से ज्यादा। गोस्टा हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं, 900 फैमिलीज। और फिर वो पास आउट हो जाते हैं। ये स्माइल विक्ट्री की नहीं थी, ये रिलीफ की थी। अगले कुछ दिनों में कॉन्सिक्वेंसेज आने लगते हैं। गोस्टा सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। उन पर चार्जेस लगते हैं, फोर्जिंग डॉक्यूमेंट्स, डिसोबेइंग डायरेक्ट ऑर्डर्स और भी कई सीरियस एलिगेशंस। लेकिन तब तक जो होना था वो हो चुका था। 900 से ज्यादा फैमिलीज स्वीडन पहुंच चुकी थीं। वो सेफ थीं। वॉर के बाद जब रिकॉर्ड्स एनालाइज होते हैं तब सच सामने आता है। एस्टिमेट लगाया जाता है कि गोस्टा ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 8000 से 10,000 लोगों की जान बचाई। और सिर्फ वही लोग नहीं, उनके बच्चे, उनके ग्रैंडचिल्ड्रन, उनकी फ्यूचर जेनरेशंस। शायद आज जो हजारों लाखों लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनका वजूद कहीं ना कहीं गोस्टा के एक डिसीजन से जुड़ा हुआ है। लेकिन आयरनी देखिए, वॉर के दौरान गोस्टा को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। उन्हें हीरो नहीं कहा गया, उन्हें ट्रबल मेकर समझा गया। गवर्नमेंट ने उन्हें क्वाइटली रिटायर कर दिया। डेकेड्स बाद हिस्टोरियंस ने उनके कंट्रीब्यूशन को डिस्कवर किया। तब दुनिया को पता चला ये अननोन ब्यूरोक्रेट असल में एक साइलेंट हीरो था। फिल्म का एंडिंग बहुत इमोशनल है। 1980 का सीन, एक बूढ़े गोस्टा अपने घर में बैठे हैं, सिंपल लाइफ, क्वाइट रूम। उनके पास एक लेटर आता है इजराइल से। लेटर में लिखा होता है, डियर मिस्टर एंगजेल, मैं वो 8 साल का लड़का हूँ जिसने आपको 1943 में लेटर लिखा था। आपने मेरे पेरेंट्स को वीजा दिया, आपकी वजह से मेरा परिवार बच गया। आज मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते पोतियां हैं। ये सब आपकी वजह से है, थैंक यू। गोस्टा ये लेटर पढ़ते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो विंडो के बाहर देखते हैं और एक सॉफ्ट वॉइस ओवर सुनाई देता है, शायद उनकी अपनी आवाज, मैं कोई हीरो नहीं था, मैं सिर्फ एक क्लर्क था जिसने अपना काम किया। लेकिन कभी कभी सही काम करना, जब वो डिफिकल्ट हो, जब वो रिस्की हो, वही हमें इंसान बनाता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं था। ये फिल्म हमें सिखाती है, करेज लाउड नहीं होता, कंपैशन हेडलाइंस में नहीं आता, और कभी कभी सिस्टम के अंदर रहकर भी सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। गोस्टा एंगजेल ने गन नहीं उठाई, उन्होंने स्पीच नहीं दी, उन्होंने सिर्फ एक पेन उठाया और हिस्ट्री लिख दी। ये थी द स्वीडिश कनेक्शन की कंप्लीट स्टोरी। एक साइलेंट रिबेलियन, एक मॉरल विक्ट्री और एक प्रूफ कि एक आम इंसान भी दुनिया बदल सकता है। दिस स्वीडिश कनेक्शन को ऑडियंसेस ने मिक्स्ड लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया है। IMDb पर फिल्म को 6.9/10 रेटिंग मिली है, जो ये शो करती है कि लोगों के ओपिनियंस डिवाइडेड हैं। कुछ व्यूअर्स ने इसे 9 और 10 तक दिए और फिल्म को इंस्पायरिंग, वेल पेस्ड और ब्यूटीफुली एक्टेड कहा, जबकि कुछ ने 1 या 2 रेटिंग देकर टोन और हिस्टोरिकल हैंडलिंग पर क्रिटिसिज्म किया। इससे ये क्लियर होता है कि फिल्म सबको इक्वली सेटिस्फाई नहीं करती, लेकिन इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करती है। बट वाइथो ने फिल्म को 8.5/10 दिया, जो इंडिकेट करता है कि क्रिटिक्स ने इसके मैसेज और स्टोरी टेलिंग अप्रोच को काफी अप्रिशिएट किया। कॉमन सेंस मीडिया ने 3/5 रेटिंग दी, जो एक बैलेंस्ड रिएक्शन लगती है, ना बहुत ज्यादा प्रेज और ना ही कम्प्लीटली नेगेटिव। गूगल यूजर्स के अकॉर्डिंग 82% लोगों ने फिल्म को लाइक किया, जो ये बताता है कि जनरल ऑडियंस का रिस्पॉन्स ओवरऑल पॉजिटिव रहा। रिव्यूज पर नजर डालें तो काफी लोगों ने फिल्म को एक यूनिक WW2 स्टोरी कहा, क्योंकि ये बैटलफील्ड की जगह ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हीरोइज्म को हाईलाइट करती है। एक
रिव्यूअर ने इसे ब्यूरोक्रेटिक विजिलेंटी मूवी तक कहा, जो काफी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन है। लोगों को एक्टिंग, डायरेक्शन और पेसिंग पसंद आई, स्पेशली सेकंड हाफ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया गया। कई व्यूअर्स ने इसे अपलिफ्टिंग और इंस्पायरिंग फिल्म कहा, जो ये मैसेज देती है कि हीरो हर दफा यूनिफॉर्म नहीं पहनता, कभी-कभी वो सिस्टम के अंदर रहकर चेंज लाता है। लेकिन क्रिटिसिज्म भी स्ट्रॉन्ग था। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन फिल्म के ह्यूमरस टोन पर हुआ, खासतौर पर इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट WW2 और हॉलोकॉस्ट जैसा सीरियस था। कुछ व्यूअर्स को लगा कि कॉमेडी और लाइट म्यूजिक ने हिस्टोरिकल ट्रेजेडी की सीरियसनेस को कम कर दिया। कुछ ने ये भी कहा कि नाजी कैरेक्टर्स को कार्टूनिश दिखाया गया और स्टोरी कुछ जगह रश्ड फील होती है। ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म एक बोल्ड और डिफरेंट अप्रोच ट्राई करती है। ये ट्रेडिशनल डार्क वॉर ड्रामा नहीं है, बल्कि एक इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग नैरेटिव है जो मॉरल कैरेज को हाईलाइट करता है। इसी वजह से ये फिल्म कुछ लोगों के लिए पावरफुल और इंस्पायरिंग बनी, जबकि दूसरों के लिए कंट्रोवर्शियल और इम्परफेक्ट। तो दोस्तों, ये थी द स्वीडिश कनेक्शन की पावरफुल और हार्ट टचिंग कहानी। एक सिंपल क्लर्क जिसे दुनिया ने इग्नोर किया, एक डिसीजन जिसे हिस्ट्री ने सैल्यूट किया। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि हीरो बनना लाउड होने से नहीं होता, हीरो बनना सही साइड चूज करने से होता है। जब सिस्टम गलत हो तब चुप रहना इजी होता है, लेकिन खड़े होना वही असली टेस्ट होता है। और गोस्ता ने खड़े होने का डिसीजन लिया। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी, अगर आप बिलीव करते हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू, यहाँ हम सिर्फ मूवीज एक्सप्लेन नहीं करते, हम उन स्टोरीज को फील करते हैं जो दिल और हिस्ट्री दोनों पर असर छोड़ जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल स्टोरी के साथ।